हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक करके उत्तरी इजराइल में एक विमान प्लांट तबाह कर दिया है। हिजबुल्लाह के भीषण हमले के बीच इजराइल ने बालबेक को फौरन खाली करने का ऑर्डर दिया है। लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ को हिजबुल्लाह जोरदार टक्कर दे रहा है, तो दूसरे मोर्चे पर हमास का खौफ नेतन्याहू के बेटे की शादी में जा घुसा है। नेतन्याहू के बेटे की शादी में घुसेगा हमास। आतिशबाजी करेगा हिजबुल्लाह, 7 अक्टूबर जैसा मचेगा कोहराम। इस एक अलर्ट ने इजराइल में टेंशन बढ़ा दी। नेतन्याहू ने अपने बेटे की शादी की डेट ही आगे बढ़ा दी। अगली डेट जब आएगी तब आएगी, लेकिन ये तय है कि हिजबुल्लाह और हमास का फर्स्ट टारगेट अब नेतन्याहू एंड फैमिली। फाइटर ग्रुप ने इजराइल के पीएम को टारगेट पर ले लिया, जिसकी वजह से इजराइल ने डबल फ्रंट पर दुश्मनों पर दोगुनी ताकत से प्रहार भी शुरू कर दिया है। गजा, बेतलहिया को बारूद से पाट दिया गया है। यहां खंडर से मंगलवार की सुबह से शव तलाशे जा रहे हैं। अब तक सैकड़ों शव मिल चुके हैं। कई सौ के अब भी इन्हीं जमींदोज मकानों में होने का डर है, लेकिन सबके बेमौत मरने का खतरा भी है। वजह है बेतलहिया में अब न कोई डॉक्टर बचा है, न कोई मेडिकल सेवा देने वाला। इजराइल इतने भीषण हमले कर रहा है कि पूरे इलाके को लोग खाली कर रहे हैं। The Abu Nasser family in Beit Lahiya's project neighborhood was bombed. It's formed of 4 floors. There are tens of martyrs. Tens of displaced people were living in this house. The house was bombed without prior warning. They told me they were injured. I came and found them both martyred. Their sister was in surgery and their other sister was injured in her legs. They were going to buy diapers and milk. इजराइल ने दूसरे फ्रंट पर इसी कदर हिजबुल्लाह का भी सफाया शुरू कर दिया है, मगर दोनों लड़ाका ग्रुप नई लीडरशिप में नेतन्याहू आर्मी को परास्त करने का दम दिखाने लगे हैं। हिजबुल्लाह ने नए चीफ का ऐलान कर दिया है। हमास भी सिनवार के बाद नए चीफ का नाम करीब पक्का कर चुका है, लेकिन इस नाम का ऐलान हमास मार्च 2025 से पहले नहीं करने वाला। हमास चीफ इस्माइल हानिया मरा, याहिया सिनवार आया, सिनवार मरा। नए हमास चीफ पर सस्पेंस। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मरा, सैफुद्दीन आया। सैफुद्दीन का सफाया नईम कासिम आया। चेहरे भर बदल रहे हैं, बारूदी इंतकाम में कोई कमी नहीं आ रही। इजराइल एक चीफ का सफाया करता है तो दूसरे दिन नया टॉप कमांडर उसे दहलाने आ जा रहा है। इजराइल के दुश्मनों को न पलटवार में देर लग रही है और न ही इजराइल को घर में घुसकर मारने में। अब तो हिजबुल्लाह फाइटर्स ने इजराइल को डबल फ्रंट पर पीटना शुरू कर दिया है। लेबनान में भीषण हमले कर रहे आईडीएफ को जमीन के साथ अब आसमान में भी हिजबुल्लाह मिसाइल से दहलाने लगा है। इसराइल ने हिजबुल्लाह के रेड वन फोर्स के डिप्टी कमांडर को मार दिया। रेड वन फोर्स हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक और आधुनिक फोर्स मानी जाती है, जो गुरेला वार में एक्सपर्ट है। रेड वन लड़ाके कई बार इसराइल पर करारा वार कर चुके हैं, लेकिन अब डिप्टी कमांडर अहमद शादी के मारे जाने से रेड वन फोर्स को बड़ा झटका लगा है। आधी रात इजराइल के जंगी जेट बेरूत में बेहिसाब बारूद बरसा रहे थे। इजराइल डिफेंस फोर्स का टारगेट दहिया में हिजबुल्लाह का वो हथियार कारखाना था जहां लॉन्ग रेंज रॉकेट बनता है। इसके साथ हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और कमांड पोस्ट को भी F-35 से बम बरसाकर जमींदोज करने का ये मिशन उस वक्त धुआं हो गया जब हिजबुल्लाह लड़ाकों की मिसाइल ने इजराइल के जंगी जेट को हिट किया। युद्ध में इजराइल को पहली बार इतना बड़ा झटका लगा है। हिजबुल्लाह फाइटर्स की मिसाइल ने एरियल डिफेंस सिस्टम एरे से इजराइल के जंगी जेट पर मिसाइल अटैक किया है। इजराइल का जंगी जेट हिजबुल्लाह की मिसाइल रेंज पर कहां आया? वो लोकेशन बेरूत यूनिवर्सिटी से महज 200 मीटर दूर है। हिजबुल्लाह की साम फैक्ट्री से ठीक 200 मीटर पर 2 स्कूल हैं।
इस वेपन कारखाने से 170 मीटर दूरी पर एक प्री स्कूल भी है। ऐसी जगह हिजबुल्लाह के हथियार कारखाने को जंगी जेट से तबाह करने का ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के जंगी जेट पर लितानी नदी के उत्तर में कफर फिला इलाके में मिसाइल दागी है। मिसाइल अटैक से उबरने से पहले हिजबुल्लाह फाइटर्स ने इजराइल में घुसकर उसके ड्रोन फैक्ट्री को दहला दिया। इजराइल आर्मी रेडियो की रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल के नहरिया में इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रोन विमान के कलपुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री में यह हमला हुआ है। हमले के वक्त 3 फाइटर ड्रोन को आईडीएफ ने मार गिराया, लेकिन एक ड्रोन ने इजराइल के यूएवी फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया है। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले का खौफ बयां करती खबर में बताया गया है कि लेबनान के लड़ाकों ने इजराइल के मैतूल में मिसाइल ब्लास्ट कर नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी है। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ अटैक के बाद इजराइल ने नागरिकों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इजरायली सेना ने चेतावनी जारी की और लोगों से कई इलाके फौरन खाली करने को कहा, जिसमें बालबेक, एन बोर्डे और डोरिस के लोगों को तत्काल चेतावनी पर अमल करने के ऑर्डर है। इजराइल ने जिन रास्तों से लोगों को बाहर निकलने की नसीहत दी है वो ये हैं: जाहले हाईवे बालबेक, नहले रोड बालबेक, अर्ज रोड बालबेक। दक्षिण लेबनान इसराइल के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है, जहां ग्राउंड ऑपरेशन में आईडीएफ को झटके पर झटके मिल रहे हैं। नेतन्याहू की कोशिश है कि जल्द से जल्द ग्राउंड ऑपरेशन को खत्म करके जीत का ऐलान किया जा सके, पर हिजबुल्लाह लड़ाके झुकने के बजाय रॉकेट और मिसाइल के धुआंधार बौछार से टेल अवीव तक को दहलाने लगे हैं। हिजबुल्लाह के भीषण हमलों के बीच आईडीएफ चीफ ने डबल फ्रंट पर दुश्मनों को बर्बाद करने की वार्निंग दोहराई है। जनरल हर्जी ने यह भी दावा किया कि इजराइल फोर्सेस सभी दुश्मनों से एक साथ निपटने के लिए तैयार हैं। ולפגוע מאוד מאוד קשה גם ביכולות וגם במקומות שהפעם עוד השארנו בצד. עשינו את זה מסיבה מאוד פשוטה, שיכול להיות שאנחנו נידרש לזה עוד פעם. לא סיימנו את האירוע הזה, אנחנו ממש במהלכו. हालांकि हमास की नई लीडरशिप नेतन्याहू फैमिली को निशाने पर ले चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है और इसी इनपुट के बाद नेतन्याहू ने बेटे की शादी कुछ दिनों के लिए टाल दी है। KAN न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया है कि नेतन्याहू सुरक्षा कारणों से अपने बेटे अनवर की शादी की तारीख आगे बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले ये शादी 26 नवंबर को तेल अवीव के पास रोनित फार्म में होने जा रही थी। नेतन्याहू ने बैठकों की जगह को भी बदलने के ऑर्डर दिए हैं। हिजबुल्लाह का खौफ इजराइल में बढ़ता जा रहा है, लेकिन इजराइल को असल खतरा हमास से है, जिसने मार्च 2025 तक अपने नए चीफ के नाम के ऐलान न करने का वॉर प्लान बनाया है। हमास फाइटर्स इससे पहले इजराइल को 7 अक्टूबर 2023 जैसी चोट पहुंचाने का प्लान बना चुके हैं। फिलहाल हमास लीडरशिप में जो 3 बड़े नाम हैं उन्हें जान लीजिए। हमास लड़ाके फिलहाल इन तीनों के ऑर्डर पर हमले कर रहे हैं। सिनवार की मौत के बाद हमास की गजा विंग का टॉप कमांडर खलील अल हया बना है, वहीं वेस्ट बैंक का टॉप कमांडर जहीर जबरीन है। इन दोनों से सीनियर लीडर खालिद मिशाल है, जो हमास का विदेशों में प्रतिनिधित्व करता है। इजराइल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हमास का नया चीफ गाजा की बजाय दूसरे किसी अरब मुल्क में बनाया जाएगा, जिसके नाम का ऐलान मार्च 2025 के बाद हो सकता है। इस डेडलाइन से पहले नेतन्याहू को बड़ा झटका देकर फाइटर ग्रुप युद्ध में जीत का दम भरेगा। ईरान के हमले से पहले ही क्या इजरायल तेहरान पर सबसे बड़ा अटैक कर देगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि इजरायल के रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष ने ईरान को डराने वाली बहुत बड़ी धमकी दे दी है। इजराइल के सीक्रेट एयरबेस पर बहुत हलचल है। इजराइल के फाइटर जेट एक्टिव हो चुके हैं। इजराइल के F-16 से लेकर F-15 और F-35 इन तीनों जेट्स को ईरान के खिलाफ नए मिशन के लिए अटैक मोड में तैयार कर दिया गया है। अगर ईरान से हमला हुआ तो प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का इरादा है ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। रक्षा मंत्री योव गैलेंट के लिए कहा जा रहा है गैलेंट गर्दा उड़ा देंगे, और इजराइल के मिलिट्री चीफ हर्जी हलेवी ने कहा है ईरान में हाहाकार मचा देगा इजराइल। यह है सुरमई रंग का F-15 फाइटर जेट। ये इजराइल का जेट है जो ईरान पर लॉन्ग रेंज हमले के लिए अपग्रेड किया गया है। यह है हरे और पीले रंग का F-16।
ये भी ईरान पर 26 अक्टूबर वाली एयर स्ट्राइक में शामिल हो चुका है। इजराइल के ये दोनों फाइटर जेट ईरान की तरफ किसी भी वक्त उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इसराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान पर हमला करके साबित किया है कि उसकी रेंज तेहरान के पावर सेंटर तक है। हालांकि ईरान का दावा है कि इसराइल का हमला नाकाम रहा। लेकिन अब इसराइल के मिलिट्री चीफ हर्जी हलेवी ने बहुत खतरनाक वार्निंग जारी कर दी है। תעשה את הטעות ותשגר עוד פעם מטח טילים לישראל, אנחנו נדע עוד פעם להגיע לאיראן, להגיע אפילו עם יכולות שלא השתמשנו בהן בפעם הזו, ולפגוע מאוד מאוד קשה גם ביכולות וגם במקומות שהפעם... इजरायली मिलिट्री चीफ ने कहा है अगर ईरान फिर हमला करेगा तो ऐसे हथियार से उन ठिकानों पर हमला करेंगे जिसको अभी तक टारगेट नहीं किया गया। साफ है कि इस बार इजराइल के टारगेट पर ईरान के परमाणु अड्डे हैं। इजराइल तेल के ठिकानों पर भी हमला करेगा और मुमकिन है कि वो ईरान की लीडरशिप पर भी बंकर बस्टर बम से अटैक करे। इजराइल ने ये तीनों विकल्प खुले रखे हैं। तेहरान, इस्फहान, किरमान, शिराज, क़ूम, बुशहर, यज़्द। इस वक्त ईरान के 25 शहरों में ऐसा अलर्ट है, एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है जिसमें हमले वाले अलार्म की घंटी नहीं बजेगी। इस घड़ी का कंट्रोल इजराइल के पास है। ये वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा ईरान है। लेकिन इजराइल के बम को देखने के बाद भी ईरान में कोई सायरन नहीं बज रहा। ईरान में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। लेकिन असली खतरा सिर्फ और सिर्फ ईरान के पावर सेंटर में मंडराता हुआ नजर आ रहा है। क्या ईरान इस वक्त इजराइल के तेवरों से डरा हुआ है? इसका जवाब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दिया है। حق قانونی خود برای پاسخ مقتضی به این تجاوز آشکار را کاملا محفوظ دانسته و رژیم اسرائیل عواقب اشتباه محاسباتی خیش در مورد قدرت، توانمندی و اراده جمهوری اسلامی ایران را ईरान की नजर इस वक्त अमेरिका पर भी है। ईरान का दावा है कि 26 अक्टूबर वाले इजरायली हमले में अमेरिका ही था जिसने इजरायली फाइटर जेट्स के लिए एयर कॉरिडोर तैयार किया था। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल की एयरफोर्स ही वो ताकत है जो ईरान पर हमला करने की ताकत रखती है। रक्षा मंत्री यॉव गैलेंट ने भी इरादा साफ कर दिया है। गैलेंट का कहना है कि इस बार इजराइल गर्दा मचा देगा। מרכיב מפתח בתוך העניין הזה, וכל מי שינסה לפגוע בנו ייפגע, והדבר הזה נכון גם לגבי איראן. ואחרי שנתקוף באיראן, גם במדינת ישראל וגם במקומות אחרים. इजराइल के टारगेट पर ईरान के वो अड्डे आ चुके हैं जिन पर अभी तक उसने नजरें नहीं उठाई हैं। इसलिए ईरान भी टेंशन में है। इजराइल में हो रही एक एक हरकत पर ईरान नजर रख रहा है। उसकी टेंशन बढ़ गई है क्योंकि अब अमेरिका ने इजराइल के बदले वाले बटन को खुद दबाने का फैसला किया है। अमेरिका कह चुका है कि वो नहीं चाहता कि ईरान जवाबी कार्रवाई करे और अगर ऐसा हुआ तो उसे आक्रामक तेवर दिखाने पड़ेंगे। मैसेज ये है कि अगर ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा, जबकि दूसरी तरफ पुतिन पूरी तरह ईरान की ढाल बनकर खड़े होंगे, या कहें कि ईरान और इजराइल युद्ध अमेरिका बनाम रूस की जंग बन जाएगी। ईरान ने बार बार अपने मिसाइल पावर से साबित किया है कि इसराइल के पास इस ताकत का कोई जवाब नहीं है। इसलिए नेतन्याहू भी चाहेंगे कि दोबारा 1 अक्टूबर जैसा हमला होने से पहले ही वो ईरान के मिसाइल को उनके लॉन्च पैड पर ही खत्म कर दे। कुल मिलाकर इजराइल ईरान की एक एक मिसाइल को खत्म करना चाहता है। इससे पहले ईरान का मिसाइल अटैक इजराइल की आक्रामक छवि वाले रॉब को तार तार कर चुका है। जबकि 26 अक्टूबर को जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसके नुकसान की तस्वीरें दुनिया के पास वैसे नहीं पहुंची जैसे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के वीडियो वायरल हुए थे। جمهوری اسلامی ایران با ابتنای بر حق ذاتی دفاع مشروع وفق ماده 51 منشور ملل متحد حق قانونی خود برای پاسخ مقتضی به این تجاوز آشکار را کاملا محفوظ دانسته इजराइल की सेना इस वक्त कई फ्रंट पर लड़ रही है। उसकी एयरफोर्स पर भी दबाव बहुत ज्यादा है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल को फैसला करना है कि उसका जवाबी हमला किस लेवल पर किया जाएगा, किस तरह के टारगेट वो चुनेगा। इजराइल के टारगेट पर ईरान के बहुत ही खास ठिकाने हैं। इसमें ईरान के परमाणु रिएक्टर सबसे पहले नंबर पर है क्योंकि उसे खतरा है कि ईरान एटम बम बनाने वाला है। दूसरे नंबर पर है ईरान के तेल ठिकाने यानी रिफाइनरी, तेल डिपो,
जो ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला हमला होगा। तीसरे नंबर पर है ईरान के सीक्रेट अड्डे यानी सैन्य अड्डे, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बेस, उनके एयरबेस। इजराइल का चौथा नंबर का टारगेट है ईरान के मिसाइल बेस, जहां से ईरान अपनी मिसाइल फायर करता है। लेकिन ये टारगेट आसान नहीं, क्योंकि ईरान का मिसाइल लॉन्चिंग नेटवर्क सब कुछ अंडरग्राउंड है। पांचवें नंबर पर बहुत ही खास टारगेट यानी ईरान का नेतृत्व। इजराइल ने जिस तरह हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मारा है, इजराइल कोशिश कर सकता है कि ऐसा ही हमला वो ईरान की लीडरशिप के खिलाफ करे। यही वजह है कि ईरान के कई शहरों में इस वक्त इजराइल की घड़ी की टिक टिक गूंज रही है। तेहरान से लेकर इस्फहान और किरमान से लेकर शिराज, कूम से लेकर बुशहर और नतांज तक एक एक न्यूक्लियर प्लांट और ईरानी सेना का अड्डा अलर्ट पर है। ईरान के कम से कम 25 शहरों में डिफेंस का जर्रा जर्रा हरकत में आ चुका है, क्योंकि इजराइल वो टाइम बम लेकर तैयार है जिसके टारगेट पर पूरा ईरान है। مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه‌ای است که دو شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد. خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن. بزرگنمایی اونا غلطه. اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلطه. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان. 26 अक्टूबर वाले अटैक में इजराइल के 100 से ज्यादा फाइटर जेट शामिल हुए। सबके टारगेट अलग अलग थे, लेकिन मिशन एक था, और मिशन था ईरान पर सबसे खतरनाक एयर स्ट्राइक। वॉर रूम में बैठे नेतन्याहू और गैलेंट ने पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी और फिर ऐलान किया कि मिशन कामयाब रहा। בשעות הבוקר המוקדמות של יום שבת קיימנו את הבטחתנו. חיל האוויר תקף ברחבי איראן. פגענו קשות ביכולת ההגנה של איראן וביכולתה לייצר טילים שמכוונים כלפינו. כל זה בא אחרי שבחודשים האחרונים פעלנו באופן שיטתי, על פי תוכנית סדורה, לקצץ את זרועות התמנון של איראן, חיזבאללה וחמאס. שלשום פגענו בראש התמנון, המשטר האיראני. ईरान के जवाबी हमले की सूरत में इजराइल बदला कैसे लेगा? वो किस हथियार का इस्तेमाल करेगा? क्या ये हवाई हमला होगा या फिर ऐसा खुफिया ऑपरेशन जिसे मोसाद अंजाम देगा? अभी इजराइल में यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ईरान के मिसाइलों पर मोसाद की सैटेलाइट नजर रख रही है। इस वक्त इजराइल के लिए उसकी सही लोकेशन और लॉन्चिंग टाइम डिकोड करना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है।